नाज़रीन, महंगाई का सुनामी लेकर मिनी बजट आ चुका है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली में आज पेश कर दिया, जिसके तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस का नफाज कर दिया गया है। जनरल सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। कई लग्जरी अशिया पर टैक्सों और ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है, जबकि 115 बिलियन रुपए एयरलाइन टिकट्स, शुगरी ड्रिंक्स और मकामी तौर पर तैयार होने वाली सिगरेटों वगैरह पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर हासिल किए जाएंगे। और ये सब हुकूमती दावे थे कि नए टैक्स का बोझ गरीब आदमी पर नहीं पड़ेगा। तो जो मिनी बजट लाया गया है, क्या देख रहे हैं उसमें अमीरों पर कितना बोझ डाला गया है और आम आदमी कितना मुतासर होगा? क्योंकि जीएसटी में इजाफा किया गया तो गरीब तो महंगाई की जद में आता है। देखिए, जीएसटी जो है ना, ये खालिसतन 100% गरीब के ऊपर टैक्स होता है। एग्जैक्टली। एक आदमी के पास 100 कंप्यूटर हैं, उसने 100 कंप्यूटर के ऊपर मुनाफा कमाया 10 लाख रुपया और 17% टैक्स लेके अवाम के जो टैक्स था वो लोगों से लिया, आम आदमी से लिया और गवर्नमेंट को दे दिया। यानी मैंने जो कंप्यूटर खरीदा उस पर मैंने 18% टैक्स ज्यादा दिया, लेकिन उस बंदे ने 1 रुपया भी इनकम टैक्स नाम की चीज नहीं थी। उसने वो सारे का सारा मुनाफा जो जेब पे डाला। होना तो ये चाहिए था कि वो जो कुछ बेचता उसके बेचने के ऊपर टैक्स लगता, लेकिन वो नहीं लगा। ये सबसे आसान तरीका होता है कि एक आम आदमी जो जूता खरीदने जाता है, कि जो खुर्दनी तेल लेने जाता है, जो उसके साथ साथ आप दवा लेने जाता है, किसी होटल में जाके खाना खाने जाता है, तो इस कंप्यूटर में आप नजर लिस्ट देखे ना, जिसके अंदर क्या हम कहते हैं ये बहुत हमने वो चीजें हैं जो कि लग्जरी आइटम तो गलत है। अब आप मुझे बताइए कि क्या मोबाइल जो है वो एक आम आदमी 18 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 18 करोड़, ठीक, और उसमें कोई तखसीस नहीं है कि स्मार्ट मोबाइल होगा कि नहीं मोबाइल होगा। एक आदमी कोई भी मोबाइल छोटा सा खरीदने जाएगा, वो अगर बेशक 3000 का, वो 18% को देगा उसके ऊपर। तो 170 अरब रुपए। मसला ये है, देखिए IMF का जो प्रोग्राम होता है ना, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। सही। ये इसको एक दफा अगर आप समझ लें तो बड़ा चीजें क्लियर हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग धोखा खाते रहते हैं हमेशा। IMF बोले कि हमारे बड़े नहीं समझते, क्योंकि ये तो डील करके आए होते हैं। ये इसलिए होता है, इसके स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम होता है कि किसी कौम के इतने पैसे इकट्ठे कर ले कि जो वो अपने उन जितने उन्होंने कर्जे लिए उनको अदा कर दे। क्योंकि ये बेसिकली IMF बनाया इसलिए क्या है कि बैंकों को जो हमने बैंकों ने कर्जा दिया हुआ है ना, लिया हुआ है हमने, वो महफूज हो जाए। उसके बाद दूसरा इनका होता है जो और डिमांड, जो असली डिमांड उन्होंने जो की है वो बहुत खौफनाक है। दूसरा ये होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है ये मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की एजेंसीज के ऊपर खत्म हो जाए। IMF ने ये डिमांड किया है कि तमाम जितनी भी पावर कंपनीज हैं 30 जून तक उसके यहाँ प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट लगाओ। क्यों लगाओ? इसलिए कि वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जितनी महंगी चाहे बिजली बेच सकें और उसके हिसाब से हम उसको आगे लोगों को हम अपना बैंकों का कर्जा अदा कर सकें। इसके साथ होता यह है कि तीसरा इनका ये होता है कि ये जो सूरत हाल हो जाती है कि जब लेस कंट्रोल हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आके इस अपनी जगह पे यहाँ पर आने की इजाजत दी जाती है ताकि आपके रिसोर्सेज पे कब्जा करें। अफ्रीका का हाल इसी IMF प्रोग्राम की वजह से तबाह बर्बाद हुआ है। एक बंदे को जरूरत है, एक फर्म को जरूरत है कि उसको सोयाबीन लगाना है, उसने पूरे इलाके में कह दिया कि खबरदार सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं लगाओ, क्योंकि हमने तुम्हें कर्जा दिया हुआ है। वो सोयाबीन लगाएगा ना, वो गंदम लगाएगा ना, वो चावल लगाएगा ना, कुछ लगाएगा। सोयाबीन का ट्रक भर के लेके जाएंगे। आप गंदम खरीदती है, जो डॉलर हमने दिए थे वापस दे दो। अब तुमने चावल खरीदना है, जो डॉलर दिए थे वापस दे दो। अब वो उसके बाद होगा ये कि वो बंदा बेचारा सारा पैसा जो कमाया होगा वापस उनको दे देगा। आज इसहाक डार साहब ने जो किया है, आप सोचें, ये जो जून में बजट बनाया था ये किसी खाला ने बनाया था, इन्होंने खुद बनाया था। ये जो IMF का प्रोग्राम है ये आज आया है। ये IMF का प्रोग्राम इनके आने से पहले का चलता चला रहा है। 9th उसके रिव्यू चल रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, 9th रिव्यू चल रहा है। इनको नहीं पता था क्या ये जून में नहीं बचा लगा सकते थे, सब कुछ अरेंज नहीं कर सकते थे? इनको इकोनॉमिक प्लानिंग जीरो थी और इन्होंने साबित कर दिया कि इकोनॉमिक प्लानिंग स्कीम की तरह थी। ये आगे चल क्यों, वजह क्या है? एक छोटी सी बात फिर जाली साहब को चाहिएगा जी। हर मुल्क के अंदर कर्जा लेने की एक कैपेसिटी होती है, ठीक? आपके पास एक कर्जा ले, आप फॉर एग्जाम्पल अपना घर का तनख्वाह के हिसाब से आप
2 लाख कर्जा ले सकते। जब वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है फिर मजीद आप कर्जा नहीं ले सकते, सही। फिर आपको अदा करना होता है, फिर आप तो जिंदगी नहीं गुजार सकते। शरीफ फैमिली और जरदारी ने गुज़श्ता 40 साल के अंदर पाकिस्तान की वो कैपेसिटी के मकाम से ऊपर जाकर कर्जा ले लिया था। अब हमारे पास कर्जा नहीं ले सकते क्योंकि हम उसको अदा नहीं कर सकते, और अगर कर्जा लेंगे तो हमें बहुत कुछ बेचना पड़ेगा। वो बेचने के लिए खड़े हैं, वो खड़े हैं और कहते हैं आओ हमें बेचो ताकि हम पाकिस्तान को जो है वो पराए फरोख्त करके हम यहाँ से चले जाएंगे पाकिस्तान को फरोख्त करके। बिल्कुल ठीक है, सैचुरेशन लेवल आ चुका है। हिलाली साहब, डार साहब तो आए थे डॉलर को 200 से नीचे करने, आवाम को रिलीफ देने, लेकिन मिनी बजट लाकर उन्होंने बड़ा धमाका कर दिया। रामीन, बात असल ये है कि दार के बारे में क्यों बात करें। मेरे ख्याल में एक अकाउंटेंट है, क्लूलेस है, और यह साहब ने भी बता दिया है कि इनका क्या परसेप्शन है इकोनॉमी का। देखिए, मैं कहता हूँ लेट्स बी फेयर, इंसाफ करें, IMF के साथ भी इंसाफ करें। सही। हमारी इकोनॉमी जो है उसको आपने स्टेबलाइज करना है, उसमें बहुत बड़े डिस्टॉर्शंस हैं। आपका प्राइस स्ट्रक्चर गलत है, पेट्रोल का, गैस का, बिजली का गलत है। आप अमीर लोगों को सब्सिडीज दे रहे हैं, वो भी गलत है। आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लॉस मेकिंग है। 20 साल 30 साल से आपने वादा किया है उनको बेचेंगे, आपने नहीं बेचा। उसके अलावा आपके पास सर्कुलर डेट है, जैसे मैंने आपको बताया 2 अरब रुपया हर रोज उस सर्कुलर डेट को ऐड कर रहा है। तो ये IMF आपको कह रहा है इंटरनली, मैं अंदरूनी बातें कर रहा हूं, इंटरनली IMF कर रहा है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अब रैशनलाइज टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर। अच्छा, दूसरी ये आपका जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये जो सब्बर जैदी जाके ढोल पीट रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, उनसे पूछे कि आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाए आपके बाद, क्या आपने टैक्स बेस को ब्रॉडन किया अप्रिशिएबली? नो, क्यों नहीं? तो देखिए, बात असल ये है, ये मिनी बजट जो है ये आई इसलिए है कि ये चीज़ें को IMF कहता है अब आप रैशनलाइज करें। ज़्यादातर उसकी कोशिश है कि फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास टिकट्स पे, सॉफ्ट ड्रिंक्स पे, सिगरेट्स पे और ऐसी चीज़ें पे, और 1% जो 50 बिलियन बन जाता है, 1% 17 से 18। मैं कहता हूँ ये बड़ा अफसोस है कि ऐसे चीज़ें करने पड़े, मगर मेरे ख्याल में मैंने आज तक एक बैलेंस्ड आदमी को नहीं पूछा है जो कहता है कि जरूरी नहीं था। मगर मैं ये पूछ सकता हूं, जो एक बैलेंस्ड आदमी जो मुझे जवाब नहीं दे सका, कि ठीक, आप जो BISP है, बेनजीर इनकम टैक्स, आप गरीबों को जिन पे ये असर पड़ेगा ना, देखिए सब्सिडीज आप देते हैं, टेक्सटाइल मालिकों को सस्ता गैस बेचते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो करते हैं आपका एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट ले जाते हैं और पैसे उधर ही रखते हैं, कहते हैं अभी मत लाओ, पाकिस्तान का रुपया गिर रहा है। दे आर हैविंग फन। इन लोगों के लिए ये नहीं है, गरीब जो है उसको पास ऑन होता है। जैसे मैंने आपको कहा, जब आपका मैन्युफैक्चर एक्सपेंसिव हो जाता है तो फिर उसकी कीमत वो बढ़ा देते हैं, और फिर हम लोग जो गरीब को पेमेंट करना पड़ता है, माने गरीब अमीर जो भी है उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ 1% ऑफ GNP आपका गरीब को मिलता है, 5% क्यों नहीं करते हैं उसको? अच्छा, उसका हक है। अगर आप उनको 4% कैश दें, नॉट 1%, 4-5% दें, और मजे की बात है IMF नहीं कहता है आपको ना दें। आप यकीन नहीं करेंगी, IMF कहता है डबल इट। अच्छा, दो उनको, मगर आपके दिल में नहीं है गरीबों आपके लिए कुछ नहीं है, दे आर रॉट। क्यों नहीं करते हैं आप? दूसरी बात जो शायद लोगों को पता नहीं है, $16 बिलियन बाय 30 जून अगर आपके पास ना हो तो कंडीशन IMF का प्रोग्राम है कि इट इज ऑल ओवर। क्यों? किसी ने फोकस किया इस पे? और आप मुझे बताएं,
अगर भी 1 बिलियन उनसे मिल गया और 5-6 मिलियन इधर उधर से मिल गए, सऊदी, चाइना, यूएई, कतर, जी उधर भी है, 10 बिलियन हो गया, 6 और किधर से आएंगे भाई? और कौन देगा पैसे? इसका मतलब अनदर प्रोग्राम। आप ऑलरेडी इन अनदर प्रोग्राम है। नहीं, ये बिल्कुल आप अच्छा, आपकी दूसरी बात जी कंटिन्यू कीजिए। फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो लिंक मैं करना चाहता हूँ, जो बाद में हम बात करेंगे, आप समझते हैं कि ये जो आजकल आपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में कुछ सुना है? कुछ बातें हो रही हैं, मैंने तो नहीं सुना। हाँ, खामोशी है। आपने पता है आपको ये जो डेलीगेशन आ रहा है, रेड बाय द काउंसलर ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट, एक एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का आदमी है जी, वो आ रहा है विद अ हेवी डेलीगेशन। वो किस चीजों पे बात करना आता है? क्यों 16 बिलियन डॉलर्स अगर आपको जून तक चाहिए तो अमेरिका के बगैर आपको नहीं मिलेगा, तो गेट यूज्ड टू इट। और जो आपको देंगे उनकी शर्तें होंगे, उसको भी गेट यूज्ड टू इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ओरिया साहब, अब मिनी बजट आने के बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन जो मूडीज़ है वो ये कह रहे हैं कि जी IMF से कर्जे की किस्त मिल जाने के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बैक ऑन ट्रैक नहीं आ सकेगी। और मूडीज़ ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को हकीकी तौर पर मजबूत मुस्तकिल इंतज़ामिया की ज़रूरत है अगर मईशत की हकीकी बहाली चाहते हैं तो। अब इस पर कितना फोकस है हुकूमत का? देखिए, हुकूमत का फोकस इस बात पे है कि इमरान खान को किस तरह गिरफ्तार करना है, उसके खिलाफ किस तरह के केसेस बनाने हैं, किस तरह का इलेक्शन डिले करना। हुकूमत ने गुज़श्ता 10 महीने इसके अलावा और कुछ नहीं किया कि हम PTI को कैसे जेर बात खत्म करते हैं और उसके इन्फ्लुएंस को कैसे खत्म करते हैं। मैं आपको एक आध बात बताऊं, IMF जो है उसका एक 1.5 अरब रुपया जो है, डॉलर जो है, वो सिर्फ बैंक में पड़ा रहता है, वो खर्च करने के लिए नहीं होता। उसके बदले में आपको मुख्तलिफ लोगों से कर्जा मिल जाता है या इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3-4 एक तरफ से सऊदी अरब के 3 और इस तरह 2-3 मिला के UAE और कतर और चाइना के मिला आपको 5-6 अरब डॉलर मिल भी जाते हैं, तो क्या आप अपना कर्जा की किस्त अदा कर सकेंगे जो आपने जून तक अदा करनी है? आप नहीं अदा कर सकते। उसकी एक वजह ये है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो 13 पार्टियों की हुकूमत है ना जी, ये 13 पार्टियों की हुकूमत स्टेटस को की हुकूमत है। ये पाकिस्तान के अमीर आदमी पे कभी टैक्स नहीं लगाएगा। ये कभी पाकिस्तान की उन सारे के सारे लोगों के जिनकी 80% इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो है पाकिस्तान के लोगों की, वो प्लॉट्स के अंदर है, वो प्रॉपर्टी के अंदर है, वो बड़े बड़े घरों के अंदर है, वो कतन किस्म के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। वो गाड़ियां खरीदते हैं, वो आते हैं, ट्रेवल करते हैं, उनको कभी काउंट नहीं करेंगे। ये सबकी लिस्टें FPR के अंदर मौजूद हैं। और FPR ने एक दफा एक्सरसाइज भी की थी कि इस वक्त जो चंद लाख लोग जो है जिस वक्त टैक्स देते हैं, इनका हम कैसे वसूली कर सकते हैं? नहीं लगाएंगे। ये इनके रिश्तेदार हैं, ये इनके सगे हैं, ये वो लोग हैं जो इनको पैसे देते हैं और ये इलेक्शन लड़ते हैं और ये आगे जाके इनकी पार्टियां चलती हैं। आप मुझे बताइए कि मैं कई दफा मिसाल दी है कि डॉलमन मॉल जो है अकेला कराची जी, वो जो कराची में टैक्स की आदत है, क्योंकि कराची वालों ने ना एक शुरू दिन से इस तरह के लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप नहीं रहे, जिस तरह के ये जो कीमे वाले नान प्रोवाइड करने वाले रिलेशनशिप नहीं रहे। अच्छा। एक डॉलमन मॉल जो है वो उसकी पूरी टैक्स जो देता है ना, उसके पूरा लाहौर जो टैक्स देता है वो उससे कम है। लाहौर की प्रोडक्ट होता है, लाहौर की अपना हॉल रोड है, लाहौर की लिबर्टी है, लाहौर की शाह मार्केट है, और उसके साथ साथ बाकी फैसलाबाद है, वो ये सारी चीजें आप उठा के देखें कौन कौन लोग बैठे हुए। आप एक आपके यहाँ कॉफी शॉप खुलती है और आप रात को पूरी रात में इतनी लाइन लग जाती है कि 61 ईयर से वो कैनेडियन फर्म है, वो कभी भी किसी ओपनिंग पे इतने पैसे नहीं आए। ये लोग कहाँ से आ जाते हैं? ये इनकम टैक्स वालों को, ये कस्टम वालों को, ये ड्यूटी वालों को नजर क्यों नहीं आते? नहीं आते, इसलिए इन पे टैक्स नहीं लगेगा। कोई एक आदमी जो कि 2 कनाल के, 3 कनाल के, 4 कनाल के, 5 कनाल के घर में रहता है और जो जिसके घर के अंदर
एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।